19 और 20 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। भारत 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता करेगा। दिसंबर 2022 में भारत को अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। तो G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत को करनी है, ये आपको याद रखना है। G20 शेरपाओं की बैठक में शामिल हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इसलिए चर्चा में रहा। तो G20 शेरपा मतलब प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक में भाग लेने जाता है एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसको हम क्या कहते हैं, शेरपा बुलाते हैं। ठीक है, G20 में इसको शेरपा बुलाया जाता है। तो 15 और 16 सितंबर 2021 को G20 शेरपाओं की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता इटली के G20 शेरपा राजदूत लुइगी मैटियोलो ने की। बैठक का एजेंडा रोम घोषणा के मसौदे पर चर्चा करना। और देखिए, रोम मसौदा, रोम घोषणा जो है, रोम डिक्लेरेशन किससे संबंधित है पूछा भी था यूपीएससी में, तो इसका आंसर क्या था, G20। तो रोम घोषणा के मसौदे पर चर्चा करना और विचारों का आदान प्रदान करना था, जिसे 30 अक्टूबर 2021 को रोम शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा अपनाया जाएगा। तो ध्यातव्य है, इटली में शिखर सम्मेलन होने वाला है G20 का। 2021 में जो शिखर सम्मेलन होगा, कहाँ होगा, इटली में होगा, रोम में। ध्यान देने वाली बात है, महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए आपके, कि इसके पहले जो 2020 में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो वर्चुअल रूप से वो भी हुआ था और सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। वो 15वां G20 शिखर सम्मेलन था। इस वर्ष जो इटली के रोम में हो रहा है 16वां होगा। अगले वर्ष अर्थात 2022 में जो सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया में होगा। और फिर 2023 में जो सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा, भारत में। तो नंबरिंग याद रखिएगा, भारत में कौन से नंबर का होगा, 18वें नंबर का होगा। इस समय किस नंबर का हो रहा है, 16वें नंबर का हो रहा है। कभी कभी पूछ लेता है 15वां यहाँ हुआ, 16वां यहाँ होगा, 17वां यहाँ होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, सारी चीज़ों को छूकर चलना है, ठीक है, नहीं तो आता हुआ प्रश्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस पक्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बैठक की अध्यक्षता इटली के G20 शेरपा राजदूत लुइगी मैटियोलो ने की। अच्छा, रोम शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा अपनाया जाएगा एजेंडा रोम घोषणा के मसौदे पर चर्चा करना था, जो अभी बैठक हुई है। ठीक है, G20 की बात करें तो G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। कभी पूछ सकता है स्टेटमेंट में, इसका मुख्यालय यहाँ स्थित है, आपने मार दिया वहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सचिवालय या मुख्यालय है ही नहीं इसका। बीजिंग 2022 WG ने आधिकारिक मोटो का अनावरण किया, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। तो विंटर गेम्स आपको पता है, शीतकालीन जो ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, अगले वर्ष 2022 में चीन में होने वाले हैं। तो उसका मोटो क्या होगा, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। तो आयोजन टीम द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों बीजिंग 2022 के आधिकारिक मोटो का टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर का अनावरण किया गया। मोटो मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य के साथ एक समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए खेलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक शीतकालीन खेल 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग, चीन में होने वाले हैं। तो मोटो याद रखिएगा, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। प्रश्न आ सकता है कि विश्व बैंक तमाम रिपोर्ट जारी करता है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट वो बंद करने का निर्णय उसने लिया है। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, इसको बंद करने का विश्व बैंक ने फैसला ले लिया है। तो विश्व बैंक समूह ने 17 सितंबर 2021 को अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा, आप लोगों का करंट अफेयर्स थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा
दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया था। डीबी रिपोर्ट नियामक वातावरण, व्यापार, स्टार्टअप की आसानी, आधारभूत संरचना और अन्य व्यावसायिक जलवायु उपायों का आकलन करती है। ध्यातव्य है कि भारत इसमें लगातार बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था, हर वर्ष काफ़ी उछाल आ रहा था भारत की रैंकिंग में। इसमें विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक बोला जाता है। इनमें 5 ग्रुप्स हैं, उनको मिला करके क्या बोला जाता है, इसको विश्व बैंक समूह बोला जाता है। इसमें से IBRD भी एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की उपज हैं IMF और विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। इसके सदस्य कितने हैं, तो 189 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। प्रमुख रिपोर्ट जो विश्व बैंक जारी करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये प्रमुख रिपोर्ट हैं जो जारी होती हैं, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। 5 प्रमुख संस्थान जो हैं उसमें तो एक विश्व बैंक अर्थात IBRD स्वयं है। यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है विकासशील देशों को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। IDA, ठीक है, ये भी पूछता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय ये निम्न आय वाले जो देश हैं उनको देता है ऋण, या तो फिर कम ब्याज में या फिर बिना ब्याज के देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक चीज़ याद रखिएगा, युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, MIGA करता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी करती है। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, यह क्या करती है, निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। भारत बाकी सभी का सदस्य है, केवल ICSID का सदस्य नहीं है। कई बार पॉइंट आउट मैंने किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्पिन योजना, ये कुम्हारों के लिए भारत सरकार ने चलाई है, उनको सशक्त करने के लिए। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर स्पिन स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। इसने हाशिए के कुम्हार समुदाय के 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्कीम 2019 के बजट में स्फूर्ति योजना की घोषणा की थी वित्त मंत्री ने। इसके तहत एक कुम्हार समूह भी स्थापित किया, ठीक है, 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए। द वायर को मिला IP का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। तो भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुआ है। G33 है क्या, G33 क्या है, तो यह क्या है, कृषि व्यापार वार्ता में जो कृषि व्यापार की वार्ता होती है उसमें जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के हितों की कैसे रक्षा हो, इसके लिए WTO विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान एक कानकून में मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान गठित विकासशील देशों का एक मंच है। क्या नाम था इसका, G33। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें केवल 33 देश सदस्य नहीं हैं। ये जब बना था तब 33 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 47 विकासशील देश, और सिर्फ विकासशील देश ही नहीं, सबसे कम विकसित जो निम्न आय वाले देश हैं वो भी इसमें सदस्य हैं। तो कुल 47 सदस्य देश हैं इस समय G33 में, ठीक है।
तो इसका सीधा संबंध WTO की बैठक से है, कानकुन जो बैठक हुई थी। ओके, तो इंडोनेशिया द्वारा आयोजित G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक 16 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। यह G33 के कृषि प्राथमिकता के मुद्दों और 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक होने वाले 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए आगे की राह पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक के किस तरह से WTO में पक्ष रखा जाए अपना मजबूती से, इसलिए ये समूह बनाया गया है, बस इतना जानते रहिए। बैठक के लिए भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2021 को पेट्रापोल के इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट में एक नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। यह आव्रजन आने के लिए सीमा शुल्क और सुरक्षा जैसी सुविधाओं से लैस है। ICP पेट्रापोल भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है और दक्षिण एशिया का 9वां सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है, जो सालाना लगभग 23 लाख यात्रियों को संभालता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। तो भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना आपको पता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 योजना का लक्ष्य योजना के दूसरे चरण में 10 मिलियन अधिक लाभार्थियों को शामिल करना है। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिक पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना स्वघोषणा के आधार पर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें यह रहेगा, तो इसमें 10 मिलियन अधिक लाभार्थियों को शामिल करना, मतलब 1 करोड़ और ज़्यादा लाभार्थियों को शामिल करना है उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत। एकदम रट लीजिएगा, 10 मिलियन पूछेगा या 1 करोड़ पूछेगा। विकास कार्य में आम जनता को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। तो क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी और शेष 50% लागत का वहन इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लॉन्च करने के लिए ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है। इस योजना के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। पूछ सकता है 17 सितंबर को जन्मदिन में प्रधानमंत्री के कितने टीके लगे। तो भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया। तो एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का खिलाफ टीका लगाया गया, जबकि देश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो 17 सितंबर को कितने लोगों को लगाया गया? 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को। रसिया के ओरेनबर्ग में 6ठा SCO पीसफुल मिशन 2021 आयोजित हो रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत, पाकिस्तान और चाइना की सेना एक साथ जहां पे भाग ले रही है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही सदस्य हैं SCO के। तो ये 6ठा था SCO पीसफुल मिशन 2021। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे? ओरेनबर्ग क्षेत्र, रूस में। तो भारतीय वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 कर्मियों के सभी संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल पीसफुल मिशन 2021 अभ्यास में भाग ले रहा है। रूस द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है। यह अभ्यास 13 से 25 सितंबर 2021 तक दक्षिण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। SCO पीसफुल मिशन एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। यह अभ्यास संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के तहत द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक रूप से। नीति आयोग ने 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया। देखिए, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जारी की है नीति आयोग ने, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है और साथ ही शहरीकरण की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर नियोजन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। नीति आयोग के अनुसार 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शुरू करना होगा।
आकांक्षी जिले जहाँ पे संतुलित क्षेत्रीय विकास में बहुत पिछड़े रह गए हैं, आधारभूत संरचना बहुत पिछड़े रह गए हैं, ऐसे आकांक्षी जिले, वहाँ पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ भागीदारी की है? बायजूस के साथ, जो एजुकेशन ग्रुप है, ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप बायजूस, उसके साथ भागीदारी की है। तो भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने 17 सितंबर 2021 को बायजूस के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत बायजूस छात्रों को अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुँच उपलब्ध कराएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना में एक समर्पित कार्य समूह की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो एक ज्ञान, नवाचार और रणनीति समर्थन प्रणाली तैयार करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोर्स से जुड़ना हो हमारे तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, यूपी पीसीएस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आरओ की। वो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको संपर्क करके जानकारी लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।